हाँ मार्क क्या असाइनमेंट है? सर जी ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। आराम से देख लीजिएगा, कोई दो दो चेक हुए हुए कोई मसला नहीं है। अच्छा, okay, now we have in fact two options to move from here. Either we can move towards the signal processing mathematical concepts, or we can move towards the pure linear algebra concepts. The choice is yours where you want to go. Signal processing में हम जा सकते हैं लीनियर सिस्टम्स, कन्वोल्यूशन थ्योरी, उनके न्यूमेरिकल्स और लैपलास ट्रांसफॉर्म, जी ट्रांसफॉर्म, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म, वी कैन मूव टुवर्ड्स दो साइड्स। एक ट्रांसफॉर्म्स डोमेन की तरफ जा सकते हैं। सेकंड इज वी कैन मूव टुवर्ड्स दी मैट्रिसेस साइड, मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है जिसमें आपके जी फोरियर थ्रू आउट चलेगी। देखिए हर जगह आप डिपेंड करता है ना कि आप हर इनमें से सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं कुछ ना कुछ। हाँ चले मैं फिर अपने अपने लिहाज से ना कुछ डिसाइड कर लेता हूँ, आप यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड। चले हम ऐसा करते हैं, मिक्स्ड अप टाइप करते हैं, कुछ चीजें यहाँ से करते हैं। ठीक है असल में वो आपने पढ़ा हुआ तो है लेकिन वी हैव टू कवर समथिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स हियर एज वेल, क्योंकि ये थोड़ा एक उसका उन चीजों का बेसिक कोर्स बन जाता है। क्या ख्याल है? लेकिन ये कि देखते हैं हम कुछ थोड़ी वाइडर डोमेन में चीजें देखते हैं ताकि इंटरेस्ट आपका कायम रहे। ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम सिस्टम एंड देन आई मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर ऑन के सिस्टम से हम क्या क्या चीज़ें फर्दर डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आज फोकस मेरा होगा टुवर्ड्स मैट्रिक्स अलजेब्रा। ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के एनीथिंग which gets some input
and produce some output. That is a system, and it performs something on this y. So y is always considered to be a convolution of x with the impulse response of the system. That is how we move and talk of a system. फ्रॉम देयर ऑन हमने बात की थी कि जी देयर इज अ, जब एक सिस्टम होता है तो उसमें एक लीनियर सिस्टम भी होता है. लीनियर सिस्टम की क्या डेफिनेशन थी इमरान? When we call a system as a linear system. Abid? इनपुट के साथ आउटपुट चेंज होती है, कुछ और काम भी होता है, वो तो चेंज हो रही है ना, वो तो ऊपर भी चेंज हो रही है. हाँ जी नजम, लीनियर सिस्टम. जी आंसर याद नहीं है, जहन में नहीं है आपके? हाँ जी सलीम. कौन है पीछे? जी रिजवान. सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? हाँ जी नवीद, व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? वन इज मल्टीप्लीकेशन. स्केलर क्या? हाँ जी, स्केलेबिलिटी इसको कहते हैं, ठीक है ना. तो हमने ये बात की थी और इसी इसी इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने कुछ और चीजें डराइव भी की थी. हमने जो समेशन ऑफ, या जिसे हम कन्वोल्यूशन सम कहते हैं, एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, ये जो चीज डराइव की थी हमने कि वाई ऑफ एन अगर एक डिस्क्रीट आउटपुट है तो वो इसके बराबर होती है, और ये एक एक्सप्रेशन है फॉर द कन्वोल्यूशन सम. सो ये जो बात की थी, ये बात हमने उन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पे की थी. और वो दो प्रॉपर्टीज लीनियर सिस्टम की हैं, उनमें एक का नाम है, इनफैक्ट बोथ प्रॉपर्टीज दे कम अंडर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. वन इज कॉल्ड द linearity, वन इज कॉल्ड सॉरी additivity, and second is called scalability. So if a system is additive and scalable, then we call it a linear system. Further we went on and हमने कहा कि ओके जी एक तो लीनियर सिस्टम होता है, फिर एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम LTI सिस्टम भी होता है. LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट या LSI लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंस, दे आर द सिमिलर नेम्स और नेम ऑफ द सेम सिस्टम. और इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या चीज ऐड हो जाती है सलीम? लीनियर तो यह है, और क्या चीज होगी इसमें? टाइम तो है, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन वो कैसे ऐड होगा, क्या मतलब है उसका, उस प्रॉपर्टी का? हाँ, शिफ्टिंग क्या? ठीक है, if we delay the input then the output would be delayed. If we advance the input, the output would be advanced. So such systems would be linear time invariant systems. अच्छा, यही सेम सिस्टम शो करने के तरीके मुख्तलिफ हैं. एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से शो कर दें, राइट. दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच वी हैव द सिग्नल्स. वाई इज अ टाइम डोमेन सिग्नल, or it's a continuous signal or discrete signal. We take the input as a signal, convolve it with the impulse response as a signal of the system. So there is one way of doing it by the help of discrete nature with this convolution sum, or we can do it by the integration, by doing it by the convolution integral, in which we take the x of t, h of t minus tau, and we integrate it accordingly, right? So this would be the y of t. This is one way of doing it. This is the second way of doing it.
these are the time domain working of solving such equations. Okay, so if this is the case, I can also do it by other methods, like I can do it with the help of transform domains as well. I can say, okay, ji, my system is represented by H, my input is coming to the system, and I'm getting an output. I can write it in this way as well, that my Y would be equivalent to H times X, where my Y, X, and H both are in the frequency domain. They are the frequency responses. By frequency responses, I mean that I had the time domain signal. I applied the Fourier transform to get the X. I'll call it now X of E j omega. X of e j omega is a complex quantity. It will have magnitude as well as phase, just like complex number, because complex number is written as x plus iota y. So I can write down in terms of the polar coordinates like this as well, where this r is the magnitude of this complex number, theta is the angle of this complex number, or it's also named as phase of this complex number. और either मैं इसको real or imaginary axis में plot करूँ, तो I have to move to this point with the help of x and y. To reach this point, I can show it as an ordered pair x comma y as well, or ultimately I can straightforward take it like this as well, where its magnitude would be r and its angle would be theta. So there are two representations possible for such quantity. My complex numbers or the complex entities can be treated in the similar way. So x e j omega would be a complex number, so again it will be having a magnitude. I could call it x of e j omega magnitude, and its phase would be represented as e of j phi. In fact, this is the way to represent it, but we show it like this, that it would be a phase. The phase of x of e j omega would be equal to theta. So again this can be possible. यहाँ पे कुछ आसानियाँ ये हो जाती हैं कि instead of now doing the convolution operation, we just need to multiply these two quantities, where this y, x, and h are all magnitudes. Right, in this scenario, once we are doing it with the Fourier transform, we call it the frequency response. This h is the frequency response. Its name is now frequency response instead of impulse response. Y is the Fourier transform or Fourier representation of the output. X is the Fourier representation of the input. H is the frequency response. Its name is named as frequency response. So this is how we do in the Fourier domain. We can also do it with other transform domains as well. Like I can say, okay, this is my H again, this is my X, this is my Y. But now this is a Laplace transform. Laplace transform is again a type of frequency response, but it's little different. It's for the continuous domains. Now it's x of s, this is h of s, this is y of s. Again, I'll get the y of s in terms of x of s and h of s, where my h is now called transfer function. It's now no more frequency response or impulse response. Its new name is the transfer function once we represent h in terms of the Laplace transform. Laplace transform लेने का भी एक तरीका है. You apply that expression, do the integration, right? You take the x of t, it's something e of s of t, something like this. Then it is converted to x of s. I don't remember exactly, but you can check from the books. We can always take the Laplace transform by the time domain functions. So this is another way of doing it. इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि you take the z transform of h, it would be h of z. Now everything has to be represented in terms of z transform. Now here in this case, this thing is now renamed. It is now called the system function most of the time. And again, I can get the y of z in terms of, or with the help of h and x, but now they would be in terms of the z transform. Z transforms are generally taken for the discrete nature signals. So again, this is another way of solving it out and getting the answer. So by this method, ये जो सारे तरीके कार हैं इनमें क्या है कि we can always move from the time domain
to Laplace. From Laplace, we can move back to time. From time, we can move to frequency domain. And from there, I can move back. From time domain, I can go towards the Z transform or Z domain. And we can move back. Or in fact, we can move between these two as well, or these two as well, and this to this as well. Right? All these transformations are possible. Aim is that होता क्या है कि हमारे पास there are certain things which are easier to observe in the time, and sometimes it's difficult to do in the time, so we move into another world and do some mathematics over there. We can come back. और again बाज दोनों चीज़ों में आसान नहीं है, ना ये टाइम में इजी है ना ये जी में इजी है, सो वी मूव टुवर्ड द फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, एंड वी कैन मूव बैक एंड फोर्थ. सो ये सारे डोमेन्स में बेसिकली इसलिए हैं कि यू कैन ease out your jobs, right? So again देखें जो चीज़ है वो ये है कि एक्चुअल जो काम हो रहा है वो दुनिया में इस डोमेन के अंदर ही हो रहा है. दिस इज इम्पोर्टेंट. तो अल्टीमेटली हमने काम तो इधर ही करना है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन दूसरे जगहों पे जाते हैं, क्योंकि ये रियल डोमेन्स नहीं है. दे आर नॉट द रियल टाइम डोमेन्स, दे आर द मैथमेटिकल डोमेन्स. We can move there, we can make the jobs easier for us, and then we come back actually to do it in the time domain. ठीक है, तो ये चीज अगर क्लियर है तो एक तो ये चीज होगी. सेकंड, अब इसमें इसी को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नाउ वी आर मूविंग इनटू द मैट्रिक्स डोमेन, मैट्रिसेस या अलजेब्रा डोमेन. सो अब यही सेम चीज आपने शायद मैट्रिसेस में भी देखी होगी कि y इक्वल्स टू ए एक्स लिखा हुआ नजर आता होगा आपको कि y इज अ सिस्टम ऑफ it's a matrix, A is a matrix, X is a matrix. So now what we are doing, again we are doing the same. My system is being represented here as matrix A. I am giving X as the input, I am getting Y as the output. So I can write it down like this, where my Y is a matrix. All of these are the matrices, right? All of these are the matrices. Here I usually give an example of a Hollywood movie, Matrix. If you have seen that movie. So वहाँ पे the concept behind is the same. There are some entities which enter a place. Once they get out of that place, they are into another world. They have transformed. So they use the same concept that matrices. This A is called the transformation matrix. तो एक मैट्रिक्स जो कि उस सिस्टम पे इन हो रहा है, जब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको जो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट कुछ और है. इट इज नाउ चेंज्ड. So that is the job of a matrix as well. So matrices are used to show the transformation. So जब हम matrices में चले जाते हैं तो कुछ basic concepts matrices के हमें clear होने चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे linear systems को हम बड़े easily matrices की form में show कर सकते हैं. Matrices के multiple purposes हैं, बहुत सारी entries, like आप Excel sheets जो बनाते हैं आजकल वो सारे के सारे matrices ही हैं कि आप एक्स एक्सेस पे या एक कॉलम में कुछ चीज़ें रखते हैं, रो में कुछ और चीज़ें रखते हैं, उनके अंदर जो आपने चीज़ें डिफाइन करनी है वो आप डिफाइन करते चले जाते हैं, तो आपका काम जो है आसान हो जाता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली हम अनग्रुप्ड डाटा को फ्रॉम दी अनग्रुप्ड डाटा वी कैन मेक और वी कैन कन्वर्ट दिस टू अ ग्रुप्ड डाटा, classified data based on the matrices. So these comforts are easier. One of the major application of matrices is to show linear systems in form of the matrices. Rather, I would say in form of the linear equations, which are combined as a whole are called the linear systems. Like I can write down, if you have multiple inputs to a system, I can show it like this, that it would be 4x1. For example, I'm just taking an example. So now in this case, this is a
set of equations which are depicting or representing a linear system. They are in the coefficients, unknown coefficients x1, x2, and x3, and there are some known values which are on the right hand side. I can write down my transformation matrix as like this. It would be 4, 6, 9, 6, 0, 2, 5, -8, and 1. This would be my transformation matrix. And if I ask you, okay, give me the augmented matrix, there is a term called augmented matrix. We represent it as A tilde. What would it be from your previous knowledge? It's not A transpose. A transpose is if you write down all the columns in form of the rows like this, those would be A transpose. It would be 4, 6, 5, 6, 0, -8, 9, 2, 1. This is the A transpose. I'm asking about the augmented matrix. From the set of equations, can I write down the augmented matrix? Naveed? नवीद भाई, फिर तुम कहते हो मुझे नंबर नहीं दिए। हम्म, बताओ। गॉस एलिमिनेशन का नाम सुना हुआ है? में क्या करते हैं? Okay. In fact, ये आपके पास is a set of equations. If I include the coefficients which are without variables and write it down in the matrix, it means I just integrate them with the matrix, with the transformation matrix. We call it the augmented matrix. हम कुछ augment कर रहे हैं ना? Augment means we are adding extra things. So we have all this A here. Write down A and then write down the B quantities as well, which are on to the right hand side. So in this way, now this augmented matrix, or I can write the augmented matrix like it would be 4, 6, 9, 6, 0, 2, 5, -8, 1. Naseem, और क्या लिखूं? 6, 9, 10. So now this would be called the augmented matrix, and we can work certain things from here. It has its own usage to work on instead of solving the system of equations simultaneously. If I ask you to solve this system of equations simultaneously with your knowledge of FSE, it would be quite difficult to solve. And if I further increase the number of variables, it would be a bit difficult. So, but if we use it, if we do it with the help of this matrix theory and solve by the prescribed methods, things would be much easier to solve. So we'll do those, we go towards those things as well, but this is how we form an augmented matrix. Now there are a number of operations which we can do with the help of matrices. Like in fact what we can do, हर matrix जो होता है उसको हम ये कहते हैं कि जी एक matrix के अंदर जो entries होती हैं, like if I write down, okay, it is 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. If this is a matrix, then when we have row entries and we have the column entries, right? So now depending upon my definition, how I have defined this matrix, in fact this is called as matrix is called as combination of row vectors or column vectors. So here I can say, okay, this is my row vector. I have considered my system as composition of the row vectors. So there is a vector here, there is a vector here, another vector here. There are three vectors which are represented in rows, or I can say three vectors are represented in columns. So that is how we can
वी कैन रिप्रेजेंट अ सिस्टम। अच्छा, अब ये बेसिकली जो एक मैट्रिक्स की जो साइज होता है, लाइक देयर साइज इज 3 by 3, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट? So a size of matrix also represents, because this matrix is has been devised for a system, right? There is a system which is being shown like A. So system has some dimensions. It's a two-dimensional system, it's a three-dimensional system, it's a four-dimensional system, or another dimensional system. It will be dependent on the system matrix which I will consider or I will define. So if I take a 3 by 3 matrix, in fact I am trying to show, or I'm trying to depict that my system for which I'm modeling a system, that system in fact is a three-dimensional system, because three vectors are there and each vector shows one specific dimension of the system. Right? Like I show, okay, my I vector, which we show in mathematics or in physics, it's a unit vector along x-axis. This is I. Here I represent j. Here I represent k. So I vector is a unit vector along x-axis. J is a unit vector along y-axis, and k is a unit vector along z-axis. So if I would like to write I in numerical terms, I would like it. I would be writing it like this. It would be 1, 0, 0. I can represent I as this, because I has a quantity 1 along x-axis and a 0 quantities along both other axes, both of the other axes, y and z. Similarly, I can represent the j as this. I can represent k as this. And if my system is a three-dimensional system, I can combine these three vectors and I can write down like this. This is the A matrix, which is showing my, okay, this column matrix is my k vector. This column vector is my j vector. This column vector is my I vector. So this is my system, which is in fact which has the basic elements of ijk, and we know that any vector can be represented in terms of ijk. So my A matrix is giving me this information. Whatever I'm now going to define, it would be based on three dimensions, who have got in those three dimensions the most basic elements are ijk. These three vector quantities are depicting those things. We represent these basic quantities ijk as orthonormal basis sets. We term them as orthonormal basis set. In fact, हम हर vector को, if I take a vector b, I can write it down like, okay, for example, it was a vector like this, plus 6j minus 7k. So मैंने क्या किया है, इस तरह से एक और vector है c, I can write down a I minus j plus 6k. एक और vector है d, I can write it down like this, it is 6i plus 2j minus 7k. Another vector e, you name any vector, it would be represented in terms of ijk. It would be maybe 0.5i, okay, fine, it's not integer value, minus 0.2j plus 6.7k. But in all the vectors, the most basic units which are being used to show these vectors are three quantities. So इसका मतलब ये हुआ कि हम हर वेक्टर को इन बेसिस टर्म्स में शो कर सकते हैं, जिस वजह से हमने इनको नाम दिया है कि दे आर दी बेसिस वेक्टर्स. ओके, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग. बेसिस वेक्टर सिर्फ यही नहीं होते, बल्कि बेसिस वेक्टर्स के अलावा भी हो सकते हैं. आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट माई सिस्टम इन टर्म्स ऑफ, rather I should start from here कि अब मैंने एक सिस्टम को अगर शो करना है, इफ आई हैव अ सिस्टम, आई वुड लाइक टू शो कि ओके जी, ये सिस्टम जो है वो nth डायमेंशन है, और मैं अपने इस सिस्टम में जो भी क्वांटिटीज पाई जाती हैं, क्वांटिटी इधर है, क्वांटिटी इधर पड़ी है, किधर पड़ी, किधर पड़ी है, इनको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूँ, और इनको इन टर्म्स ऑफ कुछ बेसिक क्वांटिटीज लिखना चाहता हूँ, लाइक आई जे के है. तो देयर हैज टू बी सम मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, minimum number of quantities which will be required to represent all the quantities in the system. There has to be some minimum number, like ij gave all the minimum number of vectors which were there, which were required to show all the vectors. So
लेकिन ये कि जरूरी नहीं है, अब ये तो मेरे पास मोस्ट आइडियल सिचुएशन आई जे की है, तो आइडियल मैं चला गया हूँ ना, इससे मैं इससे क्रूड फॉर्म में जा सकता हूँ। I can represent my system in terms of some quantities A, B and C and D maybe, which may be useful to represent all other values. ठीक है, all other values I name them, I can show them as a combination of these four quantities. So in this way, these four quantities or whatever the number are, there would be called the spanning vectors. Vector is a general term which can be used to represent all the mathematical quantities. So these are the spanning vectors. Spanning vectors से मुराद ये कि ये span का उर्दू तर्जुमा होता है जो मुहित कर रहा हो या घेर रहा हो, तो ये इस पूरे सिस्टम को घेर रहे हैं ये चार वेक्टर्स। लेकिन ये आइडियल नहीं है, अभी इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। Once you model the system, you may start from a crude estimation of system in which you may not be having the ideal representation of the system, but those would be used to represent the system. So उस केस में उनको हम spanning vectors का नाम देते हैं। We can improve our system from spanning vectors. We start working and we go towards a number of quantities which are uh, called the basis vectors. Now basis vectors are in fact part of spanning vectors, but they would be the minimum number of vectors required to represent the system. Like in case of 3D, हमें तीन वेक्टर्स तो मिनिमम चाहिए होंगे, तो आई कैन से नाउ आई हैव कंप्यूटेड फ्रॉम ए बी सी डी फोर वेक्टर्स जिसमें मैंने शुरू किया था, मैंने उससे शॉर्ट करके आई मूव्ड ऑन टू दी, दे मे नॉट बी ए बी सी डी, ये कोई और तीन वेक्टर्स हो सकते हैं, लाइक इट कुड बी अ zeta, it could be an eta, it could be a mu. Now these three quantities in fact have been computed out of the available information, which are the minimum number of vectors to represent the system. Now those would be called basis vectors. And they can again be represented in form of a matrix. I can show them like this: eta, zeta and mu, whatever the names are. This is one column, the second column, third column. Now my transformation matrix would become based on the basis vectors. I'll give you an example of these separately as well, but just hypothetically these would be minimum number of vectors. From basis vectors now we can move forward. I can further optimize it. आबिद उनका नाम क्या होगा? David? हाँ जी, रिजवान, एनी? हम सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। सिस्टम का एक मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया पहले, आई मेड इट फॉर एग्जांपल दैट वाज हमने कहा सी पहले मैंने जो सिस्टम डिजाइन किया था ना, दैट वाज दिस मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो क्वांटिटीज थी वो ए बी सी और डी एज कॉलम और रो वेक्टर्स थी। हमने वहां से सिस्टम को बेहतर किया, हम गए ओके जी ये स्पैनिंग वेक्टर्स हैं, अभी सिस्टम क्रूड है, बेसिस वेक्टर्स पे चले जाते हैं जो कि उनसे कम है और मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इनसे कम नहीं हो सकते, वेक्टर्स इससे कम नहीं हो सकते, या इससे कम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की नहीं हो सकती, उस पर चले गए हम। हमने अब फर्दर इंप्रूव करना है इसको, एंड वी कॉल दोज दैट सिस्टम बेस्ड ऑफ द ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स। हम ये कहते हैं कि जी हम उन बेसिस वेक्टर्स से अब ऐसे बेसिस वेक्टर्स निकालते हैं जो कि आपस में 90 डिग्रीज पर होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पे फिर डिपेंडेंट नहीं होंगे, दे वुड बी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, राइट, दोज वुड बी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। And from orthogonal basis vectors, we further optimize and move towards the orthonormal vectors, the orthonormal basis vectors, because now those would be the vectors जो कि ना सिर्फ orthogonal होंगे 90 डिग्रीज पे होंगे, बल्कि उनका मैग्नीट्यूड भी यूनिटी होगा, right? So let's apply this to a three-dimensional vector space ijk जहाँ पे होते हैं। तो we know that in case of the orthonormal basis vectors for ijk, those are in fact nothing but ijk themselves। I, j और k जो हैं, they are the minimum number of vectors and they have the unity magnitude, and all these three are orthogonal to each other, they are 90 degrees पे,
यूनिटी मैग्नीट्यूड के साथ है, और कम से कम यही हो सकते हैं, इनसे कम तो नहीं कर सकते हम 3D वेक्टर्स को बताने के लिए। सो इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि आई जे के जो है, दे आर द आइडियल एग्जांपल ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स, नंबर वन। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। I can also represent my system in terms of, say for example, 2i, 6j and 8k जनरलाइज। इनकी टर्म्स में भी हर वेक्टर को शो किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी है या इसमें क्या खासियत है, इसमें इशू ये है कि ये ऑल्दो ये सारे के सारे बेसिस वेक्टर्स ही हैं, मिनिमम है, तीन ही है, बेसिस भी हैं, 90 डिग्रीज पे भी हैं, ऑल ऑफ दीज आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड यूनिटी नहीं है। So now these examples would be called as orthogonal basis vectors, not orthonormal. I can move back further. मैं कहता हूँ कि जी मेरे जो बेसिस वेक्टर्स थे वो ना ऑर्थोनॉर्मल थे ना ऑर्थोगोनल थे, बल्कि वो इस तरह थे। फॉर एग्जांपल मेरा पहला वेक्टर जो था ईटा था, दैट वाज 2i minus 6k। मेरा जो दूसरा वेक्टर था ईटा, दैट वाज 6i plus j plus 6j for example, and my mu vector was I plus j plus k. Okay, now again I have minimum three vectors. मैं अपनी दुनिया के हर वेक्टर को इन तीन की टर्म्स में कुछ ना कुछ करके शो कर सकता हूँ। सब मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। आई कैन शो, लाइक अगर मैं कहूँ कि जी मेरा एक वेक्टर है, आई कॉल इट वेक्टर z, और उसका जो जो उसकी क्वांटिटीज है वो फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि इट इज इक्विवेलेंट टू, फॉर एग्जांपल, I may not be able to get the exact at the moment, but I'm just trying to represent it. It would be equivalent to, for example, 2 eta plus zeta minus mu. And if I plug in the values of eta and mu and zeta, so I'll get this expression. It would be 4i plus 6j and minus 1. So 4 plus 5, 9i. It would be 9i. Then it would be minus 12 plus 6 minus 6 minus 1 minus 7j. And then it would be sorry, k के साथ था, I just missed it. So it would be 6j plus minus 1 would be minus 5. Sorry, it would be plus 5 plus 5j. Then another one would be minus 12 and minus 1. It would be minus 30k. So say असल में तो z ये वेक्टर था. This was the actual representation. Z was obtained by moving 9 units towards I, 5 units towards j, 13 units towards k. तो मैं z मिला था, लेकिन इस वेक्टर को मैं ईटा, म्यू और जीटा की टर्म्स में शो कर सकता हूँ इफ आई नो कि जी ये वैल्यूज हैं इन तीनों वेक्टर्स की। तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती, 2 times the first vector plus second vector minus third vector. You can do this numerically as well. So यानी what I wanted to convey कि आप किसी भी वेक्टर को, इस तरह कोई भी वेक्टर है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ these three vectors शो कर सकता हूँ, लेकिन ये तीन वेक्टर्स जो है ना ये ऑर्थोगोनल है, देखिए ना, ये ना तो ऑर्थोगोनल है आपस में, क्योंकि ये ऐसा वेक्टर है जो कि एक प्लेन के ऊपर है, ये भी एक प्लेन के ऊपर है, ये भी एक प्लेन के ऊपर है। इनके आपस में जो एंगल्स बन रहे होंगे वो 90 नहीं बन रहे होंगे, कुछ और बन रहे होंगे। सो देयर वुड बी अगेन द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, बट दे आर नॉट द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, या दे आर नॉट एट 90 डिग्रीज, ना इनका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी है। सो अगेन इसमें जो कंडीशन सिर्फ पूरी हो रही है वो ये हो रही है कि दे आर द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट the vector space or the system. So that is why these vectors would now be called as only the basis vectors. They won't be orthogonal or orthonormal, but these would be the basis vectors. And if we move further backward, I can define vectors a, b, c, d like, which could be further depiction of the vectors. Like I could take a as I plus j, I could take b as 6i minus 6k, I could take c as I minus j, I could take d as j plus k. So अब ये जो आपके पास चार वेक्टर्स है, I can represent all the vectors in terms of these four vectors. यही जो सेम z था ना, 9i plus 5j plus 30, मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ ABCD का जिससे ये वेक्टर बन जाए। ऐसा कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, बट आई कैन डू दैट।
सो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन रिप्रेजेंट any system vector in terms of these four vectors as well, which are not the minimum number of vectors. These are some vectors which are spanning the vector space, but they are not the orthogonal, they are not the orthonormal, they are not the basis vectors, right? So now इसको दोबारा रिवर्स में चलाइए आप. इसका मतलब ये हुआ कि जब सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं, जो सिस्टम को मॉडल कर रहे होते हैं, if they are, especially if they are not very conversant with the system, yeah, they are not expert, they start from the crude modeling of the system, and they may start, क्योंकि आपने जब सिस्टम को मॉडल करना है तो सिस्टम के बेसिस निकालने हैं आपने. ये सिस्टम बना हुआ किससे है? आपने यूनिवर्स पे डिस्कशन की ना, जब तो यूनिवर्स के आपने बेसिक कंपोनेंट्स निकाले कि दुनिया कैसे बनी है, कायनात कैसे बनी. आपने जब एक एटम पे आपने जब एक एलिमेंट पे डिस्कशन शुरू की तो आपने कहा जी ये बॉडी जो है मॉलिक्यूल से बनी, मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एटम से बनी, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं. आप उसके अंदर चले गए जी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी फलां कंपोनेंट्स होते हैं. So whenever you model a system, you always try to go inside कि what all components have made or have basically been reason to formulate this particular system. So those basic elements are always the basis elements. So जब आप स्टार्ट करते हैं क्रूड जब होते हैं, जब इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, तो आप मे बी यू आर नॉट एग्जैक्टली एट द एक्चुअल स्टेट. आप उनको वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि आपके सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स होंगे, बट स्टिल उनसे फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती है. वो जो शुरू की स्टेट होगी आपकी, वो आपकी स्पैनिंग वेक्टर्स की होगी. वी कैन नेम देम एज वेक्टर्स एज वेल, कि वो एक क्वांटिटी जो आपने डिफाइन की है वो एक वेक्टर है. वेक्टर इज जस्ट अ कॉमन नेम टू रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी. सो ये बेसिस वेक्टर से शुरू करेंगे, फिर आप बेसिस वेक्टर्स के अंदर से भी उनको ऑप्टिमाइज करेंगे और कहेंगे नहीं जी इसके अंदर बेसिकली जो है ना और एक चीज है जो कि इनको भी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, एंड दोज आर द बेसिस वेक्टर्स. इन फैक्ट you will further optimize and you move towards the orthogonal basis vectors, and then ultimately you will reach towards the most ideal representation of the system, which are the minimum and which are the ideal in all aspects. ये इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है इन क्वांटिटीज का. they are far away from each other, they are not dependent upon each other, and now we can represent my system with the help of, like मैं अगर एग्जांपल लूं एटम की, तो I can say okay जी my electron, assuming that these are the ideal electrons, protons and neutrons, these are my three independent quantities to represent anything which are found in this system. दुनिया की हर चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई है. और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट, मींस दे आर एट ऑर्थोगोनल. मैं कहता हूँ ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, वेक्टर 3 है. सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं ये अपने अंदर ये एक यूनिटी इनकी एक है, ये यूनिटी मैग्नीट्यूड के हैं. इनका कोई यानी एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर नहीं बना, बल्कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है. ठीक हो गया. इसके अंदर फर्दर कोई एंटिटी नहीं है. ये अपने अंदर एक इकाई है और इसको मैं एक एलिमेंट कह सकता हूँ. ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है. दीज ऑल थ्री एलिमेंट्स आर दी इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, मीन्स दे आर एट 90 degrees to each other. They are with unity magnitude and they are the minimum number of elements. So I would say that these are my orthonormal basis vectors of the system. मैंने आपको physical example देने की कोशिश की, right? So that is how we move towards modeling. तो हम इस तरह से फिर मॉडल करते हैं. जब हम सिस्टम को मॉडल कर लेते हैं, now we can find out okay जी अब इस सिस्टम पे कुछ भी इनपुट आए मैं आउटपुट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम को जान गया हूँ. सिस्टम में क्या है, राइट? जो भी रिसर्च इस तरह हो रही है कि यू नो कि यार दुनिया में चीजें कैसे बनी हुई है. नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दी दोज थिंग्स जहां पे यू कैन डू सम एक्शन एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम आउटपुट ऑफ द सिस्टम बिकॉज यू हैव डिटरमाइंड द सिस्टम योरसेल्फ. आप कहते हैं ना जी कि हम जो है ना वो क्लोनिंग कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल क्लोनिंग क्या है? इट्स आफ्टर नोइंग द सिस्टम कि आपको यू नो कि हाउ दी थिंग्स वुड बिहेव इफ यू गिव सम इनपुट एंड ट्राई टू क्रिएट समथिंग. सो वंस you have modeled the system, you have tested the system, then you start doing the operations as per your own ideas, where you change the inputs and get the desired, or you just for testing purposes कि क्या इसकी output होगी system की. That is how you move. ठीक है अंसर साहब? आप परेशान लग रहे हैं मुझे. परेशान तो नहीं है? क्या चीज है? मक्खी से परेशान हो गए आप, तो कोई इलाज कर लीजिए जो सामने बैठी है. सो यू कैन डू समथिंग. अभी तो एक आपके का हाथ कंट्रोल में है.
करें करें। ये आपके साथ ही शायद आती है रोजाना। अच्छा जी, ओके, with this information now we move forward and see how the things would be changing. ओके, अब कुछ बड़े बेसिक चीजें होती हैं जब मैट्रिसेस में आप चीजों को डिफाइन कर देते हैं तो यू कैन इजीली ऐड दी मैट्रिसेस, राइट? यू कैन ऐड a matrix A into a matrix B. The only condition to obtain C is that your size of the matrices should be same, because the same location element would be added to the same location element, so has to be the same. So addition and subtraction both are easy if you have the same size. Different size matrices cannot be added together. So it means कि एक इससे एक और डिपिक्शन क्या निकलती है कि फिजिकल सिस्टम्स में भी आप एक 2 डायमेंशनल सिस्टम को 3 डायमेंशनल सिस्टम के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, आपको सिमिलर डायमेंशंस में काम करना पड़ता है, तब आप उनको आपस में अमलगमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बल्कि फिजिकली भी इसको आपने सोचना है। हम्म। असल में इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स भी तो है ना, आप इससे क्या क्या काम लेना चाह रहे हो विल डिपेंड अपॉन दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। आप कहो जी कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है, लैपटॉप के अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी आइटम्स व्हिच कैन डू थाउजेंड ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो इट मींस आपका जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, and now you once you try to open it you go and address that one सब सिस्टम जो कि आपके इंटरेस्ट का होता है। आप सारे काम एक साथ तो नहीं कर रहे होते, आप इसमें क्या कर रहे होंगे? फॉर एग्जांपल आप मूवी देख रहे होंगे, एक कोई मूवी खोल लेंगे फॉर एग्जांपल, या आप इसके ऊपर जाके मैटलैब का एक रूटीन रन कर लेंगे, ठीक है, या से आप कैलकुलेटर खोल लेंगे यार कि मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ, मैंने यार अपने कारोबार की कोई चीजें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इट मींस यू विल ओपन दैट कैलकुलेटर पोर्शन ऑफ द लैपटॉप and then you will do some inputs and you will try to get the output, right? So now try to understand, you in fact that system is multiple of systems और उसके अंदर एक रूटीन आपने कैलकुलेटर्स की लिखी हुई है। यू नो कि जी कैलकुलेटर एक सिस्टम बन गया अब आपका, वहां पे यू नो कि जब मैंने एक इधर दो चीजें अगर देनी है x1 और x2 और से मैंने इनकी दरमियान एडिशन का बटन प्लस करना है, तो मैंने एक रूटीन लिखी हुई है कि ये इनको किस तरीके से ऐड करेगा। Those are generally in terms of the binary numbers or hexadecimal numbers, and you do those things internally. यहाँ आप उसको करते हैं and you get the output and display it outward. So in fact what you are trying to do, you are in fact modeling that subsystem. वो आपने इसको मॉडल किया हुआ है इसके अंदर। ये तो एक सिंपल एक पीस ऑफ मटेरियल है ना, लैपटॉप इज जस्ट अ पीस ऑफ मेटल। इनफैक्ट ये कब यूजफुल होता है? जब ये स्विच ऑन होता है। स्विच ऑन क्या होता है? तो उसमें कुछ एक्शंस आपने लिखे हुए, वो आपने लिखे, वो आपने इसको करने को दिए। पावर इज अ सोर्स, इस सिस्टम को ऑन करने के लिए पावर इज अ सोर्स, यू आर पावरिंग द सिस्टम टू मेक इट अलाइव, एंड नाउ आफ्टर अलाइविंग मेकिंग इट अलाइव यू हैव योर रूटीन्स आर देयर। यहाँ भी एक रूटीन है, इधर भी एक रूटीन है, इधर भी एक रूटीन है, इधर भी रूटीन है, वो बेसिकली आपके एच है जो आपने लिखे हुए। दोज एच हैज बीन डिटरमाइंड बाय यू, ठीक है। आपने उसको ये तो नहीं बताया हुआ कि जी 2 जमा 2 4 होता है, स्पेसिफिक ये तो नहीं लिखा होगा ना आपने। आपने कहा होगा जब एडिशन करनी है तो जो भी नंबर आएगा x1 आएगा और x2 आएगा और एडिशन का बटन प्रेस होगा तो इनको आप ऐड करेंगे। ये दिस इज यू हैव टोल्ड इट, दिस थिंग कैन नॉट डू इट ऑटोमेटिकली, इट्स यू हु हैज डन इट। सो h इज बीन डिफाइंड बाय यू, h हैज बीन एस्टिमेटेड बाय यू। आपको पता है कि मैंने 2 जमा 2 करना है तो 4 होना चाहिए, ये तो आपने h डिटरमिन खुद किया, एस्टिमेट आपने किया कि एडिशन आपने खुद डिफाइन किया सिस्टम के। जी एडिशन का सिस्टम इस तरह होता है कि जब भी ऐड करेंगे, मतलब आई वुड बी डिफाइन अ सिस्टम, मैं कहूंगा 2 जमा 2 जो है वो 5 है, मैं कह सकता हूँ मेरा सिस्टम है ये, दैट माय कैलकुलेटर विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, क्योंकि मैंने कहा कि जी 2 जमा 2 4 नहीं बल्कि 5 है। सो द ऑपरेशंस हैज बीन डिफाइंड बाय यू, राइट? इट इज नॉट द सिस्टम इटसेल्फ। सो आपने बेसिकली किसी भी h को या h1 को h2 को h3 को एक बॉडी के अंदर क्लोज कर दिया, लेकिन दैट बॉडी is nothing without those things जो कि आपने डिफाइन की थी। अभी क्या आहिस्ता आहिस्ता किन चीजों पे आ रहे हैं आप इन बॉडी से हटते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मुझे किसी जिस्म की जरूरत नहीं है,
आई कैन जस्ट ओपन इन द एयर, आई कैन स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। कर रहे हैं ना? यू मस्ट हैव सीन द लेटेस्ट ट्रेंड्स। क्या है अभी? ये लैपटॉप खत्म हो गया, आप यू जस्ट देयर इज अ कैमरा, आप उसको ऑन करेंगे, सामने सब चीज आपके ऑन हो जाएगी। आपने बहुत सारी इस तरह की साईफाई मूवीज देखी हो, दे स्टार्ट डूइंग इन दी होलोग्राम जिसे कहते हैं। आप आपको कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? तो चीजें जो है वो इस फिजिकल डोमेन से आउट होती चली जा रही है। सही है? तो फिजिकल तो ये आपके सामने है ना, किसको आप कैरी कर ना कैरी करें उसको आप। आपने तो बेसिक, आपको किस में इंटरेस्ट है? आपको ऑपरेशंस में इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर से आप अचीव कर रहे हैं। अगर से मुझे इसकी ये हुई ना और मैं अपने घर में बैठूं, कमरे में बैठूं, लेटा हुआ, मैं चाहता हूँ जी मैं मूवी देखूं, बस मैं आंखें पलक झपकूं, सामने मेरी मूवी चलनी शुरू हो जाए, इसमें क्या बुराई है? देयर शुड बी सम सिस्टम के जी, कुछ फिजिकल नहीं है जब भाई मैं लैपटॉप को ऑन करूं, पावर करूं, फिर जनाब उसके बाद उस चीज को रन करूं तो सामने एक चीज आनी शुरू हो। नहीं, मैं कहता जी बस मैं आंख पलक झपकूं, मैं एक चुटकी दबाऊं, एक चीज चलनी शुरू हो जाए। तो अगेन मेरे लिए तो, मुझे तो आउटपुट में इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। समझ आई? नहीं समझ आई? हाँ, लेकिन इसमें हम बेसिकली मैट्रिक्स में एक चीज पे जो है कि रोज और कॉलम्स जो है उनमें वैल्यूज कैसे पुट कर रहे हैं कि इस क्वालिटी को हम रो में रखेंगे, इसको कॉलम में। ये हमारी assumption इनिशियल है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि जब मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो नाउ माई आई एम बीइंग डिजाइनर, आई नो कि मेरे पास जो सिस्टम की क्वांटिटीज हैं वो रो में आनी चाहिए या कॉलम में आनी चाहिए। हम इनिशियली डिफाइन करते हैं, कुछ assumptions करते हैं शुरू में। ना ना ना, कुछ नहीं प्री डिफाइंड, इट्स यू। देखो ये सिस्टम जो है, जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो सिस्टम आपके हर इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं सिस्टम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में, ठीक है? इसको हम कहते हैं नेटवर्क स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है? एक होती है होस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। मैं इस पे कुछ एंट्री कर रहा हूँ ना, मैं इस पे मेल लिख रहा हूँ, कोई वीडियो क्लिप अपलोड कर रहा हूँ, समथिंग विच इज टू डू विद द नेटवर्क, जो कि बाकी सारे यूजर्स ने भी यूज करना है। तो माई इंफॉर्मेशन वुड बी दिस सिस्टम इज वर्किंग ऑन इट्स ओन ऑर्डर, से ये ए को जी पढ़ता है, जी को ए पढ़ता है, इसके अंदर ये इसका होस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर है, राइट? लेकिन जब मैं इसको शेयर करना चाहूंगा एक लार्जर ऑडियंस से जो कि नेटवर्क पे जुड़ी हुई है, तो मैं इसको उस ऑर्डर में रखूंगा जो हर एक के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है? जो भी नेटवर्क पे आएगा ही नोज के जी मेरा ए ही है और जी जी है। ऐसा नहीं है ए जी नहीं है, जी ए नहीं है, वो इस होस्ट का हो सकता है। तो हमेशा आप उस नेटवर्क स्पेसिफिक ऑर्डर में अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं और वो डिफाइन होती है, दैट इज डिफाइंड फर्स्ट। जब आपने इंटरनेट डिफाइन किया तो आपने कह दिया है कि इंटरनेट का ये ऑर्डर है। अगर आपने इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालनी है तो अपनी इंफॉर्मेशन को आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर डालेंगे, तब वो यूजफुल है। अदरवाइज तो किसी को समझ नहीं आएगी। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप जब जीएसएम की सिम लेते हैं तो आप अपने एग्रीमेंट एक साइन करते हैं, उसके अंदर सारे प्रोटोकॉल्स लिखे हुए, कभी उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी आपकी जो आपका जो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे आप जा रहे हैं, जैसे आप वारिद के सिस्टम पे जा रहे हैं, म्यू4 के सिस्टम पे जा रहे हैं, तो आप इस बैंडविड्थ के अंदर ऑपरेट करेंगे, ठीक है? आपका जो सेट है वो इस तरह का होगा, तो उसमें फ्लाश सिम डलेगी। जब आप ऑन करेंगे तो आपकी यही इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम पे जाएगी, ठीक है? आप ना चाहते हुए, आपको पता भी नहीं होता, देयर आर थाउजेंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट यू जो कि आपके हर जगह अवेलेबल है इस टाइम पे। अच्छा, वो आपको ये कहेगा जी ओके, आप जो है हमारे पास ये मॉड्यूलेशन स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगी इस सिस्टम के अंदर, ठीक है? हम इस बिट रेट पे ट्रांसमिट करेंगे, इस सिंबल रेट पे ट्रांसमिट करेंगे। हम जो है फॉर एग्जांपल ये वाली जो है ना वो इंक्रिप्शन स्कीम यूज करेंगे, ठीक है? मेरी इंक्रिप्शन स्कीम और आपकी डिक्रिप्शन स्कीम सेम होगी, आपको और मुझे पता होगा, तभी मेरी बात आप सुन सकते हैं। अगर मेरे अलावा कोई यूजर बीच में आके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, उसको नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मुझसे एक बेस स्टेशन पे जाती है, बेस स्टेशन उसको अगले यूजर तक भेजता है और उसमें वो इन्फॉर्मेशन एम्बेड कर देता है। तो बीच में आगे पीछे जो बंदा बैठा हुआ उसको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो मुझे और उस यूजर को पता है, ठीक है? तो वो किसी भी सिस्टम पे आने के लिए आप कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हैं, कुछ assumptions लेते हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो वो सिस्टम, अगर बिल्कुल जेनेरिक कर दिया आपने, तो बहुत सारे लोग उससे नाजायज फायदा उठा सकते हैं। यू हैव टू मेक सर्टेन थिंग जो कि सिस्टम स्पेसिफिक होती है, जो कि सिर्फ उन लोगों को पता होती है जो सिस्टम पे प्लग इन होते हैं या उनको ऑथराइज कर किया जाता है। दिस इज अनदर डोमेन ऑफ दैट, ऑथराइजेशन इज अनदर डोमेन, कि आप इस सिस्टम को अलाउ उसको करें कि आपका लैपटॉप है ना, आप इसको हर एक को खोल के नहीं दे देंगे, आपने इसको इसको आपने कस्टमाइज किया हुआ होगा, आपने इसमें कोड्स और आपने पासवर्ड लगाए हुए, ठीक है? कोई बंदा खोलेगा तो वो इसको आसानी से नहीं ऑपरेट कर सकता। ओनली यू और योर ऑथराइज्ड पर्संस कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। तो ये लैपटॉप एक सिस्टम है, तो हर सिस्टम में ऑथराइज्ड एक्सेस अनदर डोमेन, अनदर वर्ल्ड इन इटसेल्फ, के उसको आप कैसे ऑथराइज करते हैं।
तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात ये शुरू हुई थी कि जी हम आपने कहा कि जी किस तरह से एंट्रीज करेंगे हम, तो वो यही बात है कि जी ये जो एंट्रीज हैं ये आपके डिजाइनर के हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। जो डिजाइनर होता है ना वो ऐसे नहीं उसको अहमियत दी जाती। डिजाइनर नोज नंबर ऑफ थिंग्स। और जिसने भी आईफोन डिजाइन किया या उस पे जो उस डिजाइन को लेके चल रहा है उसके आप देखें कि हर एक पर्टिकुलर डिजाइन के क्या होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं ना। वो क्यों होते हैं? अगर वो ना रखे जाए तो फिर हर बंदा इसको कॉपी कर ले या वो काम करना शुरू कर दे। तो कॉपीराइट्स का मकसद ही यही है कि डिजाइनर के पास अपनी एक पावर है, उसने डिजाइन किया है, उसकी ये अपनी इंजेन्युटी ऑफ माइंड है, तो ही हैज द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज दैट, राइट? So all these things, number of things in all the modeling simulation domains are system specific, are designer specific. He or she can work based on his own understanding. इसलिए आप देखेंगे कि दो अच्छे दुनिया के सिस्टम्स है ना वो कॉपीराइटेड है, ठीक है, कॉपीराइटेड है। और अगेन कुछ लोग इतने कंफर्टेबल भी हैं जो उसको ओपन एक्सेस कर देते हैं, ओपन वेयर्स भी है। आप देखें लाइनक्स जो है इट्स ऑल ओपन सोर्स, यूबंटू उसी का एक वर्जन है ओपन सोर्स, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ओपन सोर्स। वो इसलिए क्योंकि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे से क्योंकि जी कम आउट विद योर ऑप्शंस, कम आउट विद योर वर्किंग, आप ना बताएं क्या इस पे फर्दर चीज ऐड की जा सकती है, इस सिस्टम को कैसे फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है। दे आर नॉट कॉन्स्टिपेटेड सॉर्ट ऑफ पीपल। सो अगेन उसकी अपनी एक, अब डेफिनेटली आपको देखें जो सिस्टम आप ओपन कर देंगे, ओपन सोर्स कर देंगे, उसमें बहुत तरक्की होती है, बहुत तरक्की होती है, क्योंकि आपने एक दिमाग की जगह उसको मल्टीप्लाई कर दिया मिलियन दिमागों के साथ कि जी आप करें इसके ऊपर, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करें। लेकिन आप कॉपीराइट कर देंगे तो वो चीज रुक जाती है उसकी तरक्की। वो फिर वही जो जो शख्स काम कर रहा है वही कुछ करे, उसकी टीम करे तो कुछ होगा, अदरवाइज वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक सी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल विंडोज और लिनक्स है। आप देखें लिनक्स कितना इसने तरक्की की है, विंडोज रुकी हुई अपनी जगह पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, आसानी के लिए हर चीज जिसे आप कंपटीशन करना चाह रहे हैं ना, आप उसको इसलिए करना चाह रहे हैं कि यार किसी तरीके से मैं कम टाइम में कम वक्त में लेस एफर्ट्स के साथ एक एक मसले को हल कर लूँ। तो मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस आर द इजीएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी जो मैटलैब है ना वो डिफाइन ही मैट्रिसेस को ही हुई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज आर मोर, हर डोमेन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाओगे, आप टाइम में रहोगे, आप फोरियर में चले जाओगे, आप जी में चले जाओगे, आप लैपलास में चले जाओगे, आप मैट्रिसेस में आ जाओगे। करने का एम क्या, आने का क्या एम है? नहीं, एम क्या आने का, किसी जगह जाने का क्या एम है? आप अल्टीमेट क्या अचीव क्या करना चाह रहे हो इन सारी चीजों से? कुछ सोल्यूशन लेना चाह रहे हो ना। हर डोमेन में आप जब जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप कुछ मॉडलिंग करके कुछ सोल्यूशंस लेना चाह रहे हैं। तो वो सॉल्यूशंस अल्टीमेट टारगेट सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो अब बीइंग अ मैथमेटिशियन, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ डिजाइनर, योर एम वुड बी यार मेरा सॉल्यूशन इजीएस्ट तरीके से आ जाए जिसमें मेरी एफर्ट्स कम से कम लगे। अप्रोचेस, देयर आर थाउजेंड ऑफ अप्रोचेस। जितनी दुनिया में ऑप्टिमाइजेशन के काम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं कि जी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, कम एफर्ट में अच्छा काम हो जाए, ज्यादा क्लोज्ड सॉल्यूशन भी। देखो आप सॉल्यूशन जो है ना, आपने कहा जी मैंने मिसाइल डिजाइन किया और ये जो है ना मैंने इसको फायर करना और यहाँ से फायर करूँ तो ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे 0.00000 मिलीमीटर के डिफरेंस से जाके लगे। आपने से, अब मैं और क्रूड करता हूँ, अगर मैंने एक जो है ना सिंपल सा एक, मैं तीर अंदाज हूँ, मेरा तीर जो है ना मैंने फायर मतलब मारना है, अपनी बो को फायर करना है और शुड टारगेट पे ये बुल्स आई जाके लगे, ठीक है। तो आप सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आप कहें नहीं जी ये बुल्स आई नहीं, मैं इस पे भी एक्सेप्टेबल है कि यार ये छोटा 1 इंच प्लस माइनस हो जाए, आप गोल थोड़ा गोल दायरा बनाते हैं, गोल सा करते हैं, तो 1 इंच के अंदर लग जाए, ठीक है, मेरा सोल्यूशन पूरा हो गया। एक सोल्यूशन ये भी, आप कहें यार ये बेशक 2 इंच में भी लग जाए, सोल्यूशन पूरा हो गया। एक है नहीं यार बिल्कुल सेंटर पिन पॉइंट 0.0000 मिलीमीटर का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, एक सोल्यूशन ये भी है। तो सॉल्यूशंस भी मुख्तलिफ, अब ये ऑल आर सॉल्यूशंस। एक्सेप्टेबल क्या है आपको, उसके लिहाज से आपने सॉल्यूशंस के अप्रोचेस को एड्रेस करना है या ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है ना। इसको मैं अब एक्सपेंड करूं, मिसाइल्स पे ले जाऊं, मिसाइल्स की तरफ कंट्रोल सिस्टम्स आ जाएंगे, आप उनको कंट्रोल ऐसे करेंगे कि जी वो पिन पॉइंट जाके लगे। अब मिसाइल जब फायर करते हैं, ऐसे मिसाइल्स भी है जो कि 500-500 मीटर्स के फर्क से लगते हैं, कुछ 100 मीटर्स के फर्क से लगते हैं, कुछ 10 मीटर के फर्क से लगते हैं, कुछ बिल्कुल 0 मीटर के फर्क से, कि जी जो टारगेट बताया आपने एग्जैक्टली उधर जाके लगेगा, राइट।
सो अब हर एक का जो सोल्यूशन स्ट्रेटेजी है वो मुख्तलिफ है, कंट्रोल सिस्टम मुख्तलिफ है। कंट्रोल्स ने क्या करना, सोल्यूशन ही निकालना ना कि जी अब ये वो करेक्शन करता चला जा रहा है कि जब ये नहीं है सही रास्ते पे नहीं है तो इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, इधर ले आओ। एक और सोल्यूशन है जो उसको एरर के साथ लेके जा रहा है, एक और है जो उस एरर को कम करके लेके जा रहा है। तो हर एक किस्म की स्ट्रेटेजीज है, सोल्यूशन एम है। अब सोल्यूशन किस तरीके से आसानी से मिल जाए, करेक्ट मिल जाए, उसकी दौड़ है। तो ये उनमें एक अप्रोच है मैट्रिसेस जो। अच्छा, जो कि सो हम अभी बात कर रहे थे कि हमने सिस्टम को जो है ना वो वी कैन ऐड देम, वी कैन सब्ट्रैक्ट देम। अच्छा, हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कौन बताएगा जी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होती है? नंबर ऑफ, से आपके पास यहाँ पे है n कॉमा k और यहाँ पे है m कॉमा l। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो जाए? एक चीज बताओ, पहले कुछ और कह रहे थे। चलो मैं आपसे कहता हूँ जरा मल्टीप्लाई करें, चले डू दिस मल्टीप्लिकेशन। चले जी, माय क्वेश्चन इज एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स जो है ना वो ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। करें ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करें। आपका सवाल है कि आप कुछ बता रहे, आपसे कुछ आंसर करें ना। मैं आई एम जस्ट रिक्वायर एन आंसर, डू दिस मल्टीप्लिकेशन, गिव मी सी। क्यों नहीं हो सकता? कॉलम और रो बराबर नहीं है, किसके कॉलम किसके रो बराबर नहीं है? आप क्या कर रहे हो, ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो? ए को बी से कर रहे हो, तो क्या चीज देख रहे हो आप, क्या चीज किसके बराबर नहीं है? नंबर ऑफ कॉलम इसके, इसके तो दो कॉलम है, इसके कॉलम देख रहे हो आप और इसकी रो देख रहे हो। मुझे सवाल का जवाब दो ना, एक आप कॉलम देख रहे हो या रो देख रहे हो? कॉलम तो ये है ना, ये रो देख रहे हैं आप, तो रो देख ली मैंने, इसमें 3 रोज हैं। हाँ, 3 कॉलम होने चाहिए। अच्छा चलो मैं 3 कॉलम इधर कर देता हूँ। मैंने कहा ओके जी, इसको मैं नया डिफाइन करता हूँ, आई डू इट ओके, इट्स नॉट लाइक दिस। मैं आपके कहने पे, आप कह रहे हैं कि इधर 3 रोज है, मैं 3 कॉलम डिफाइन करता हूँ, 1 2 3। आप करें, आप ठीक है, 3 कॉलम आ गए, आपने कहा था मुझे थोड़ी देर पहले, तो फिर इसका मतलब है तुक्के मार रहे। हाँ, रो एक एक्स्ट्रा ऐड कर दें। नहीं, मेरा तो सवाल आपसे ये था, आपने मुझे कहा जी इधर मैंने रोज चेक की, इधर भी रोज, इधर कॉलम बराबर होने चाहिए, तो आप कुछ और जवाब कह रहे हो कि जी अगर इधर रोज 3 है तो इधर कॉलम 2 होने चाहिए, रो भी 2 होनी चाहिए, रो 3 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चलो मैं दूसरी रो ऐड कर देता हूँ, 7 6 2, 2 रो हो गई। सिर्फ 1 7 कर दूं और इन सबको उड़ा दो 2 6। आप ठीक है, तो क्या चीज आपने देखी है, क्या चीज किसके बराबर होनी चाहिए? तो इट मीन्स आप इसको देखते हैं पहले, या प्री मल्टीप्लायर में आप कॉलम्स देखते हैं और पोस्ट मल्टीप्लायर में आप रोज चेक करते हैं। दो शुड बी इक्वल, यानी के को बराबर होना चाहिए एम के, ओनली देन द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, राइट? एंड द रिजल्टेंट वुड बी कंपोज्ड ऑफ द अदर टू, इट वुड बी, इसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एल ऑटोमेटिकली। राइट, इधर देखिए इस केस के अंदर, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज आर 3, कॉलम्स आर 2,
यहाँ पे क्या नंबर ऑफ रोज आर 2, कॉलम्स आर 2, सो 2 इज इक्वल टू 2, फाइन। इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट सी होगा दैट सी वुड बी, जो भी आप उसको मल्टीप्लाई करोगे उसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2। करके देखें जरा, करें, आंसर दे मुझे। गिव मी द आंसर। कॉलम में बता रहे हो, रो में बता रहे हो? 15, 23। अच्छा, कॉलम में फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज दे रहे हो आप मुझे, ठीक है। सेकंड कॉलम में दैट्स ऑल। सो इसकी क्या एंट्री, इसका क्या साइज बन गया, 3 cos 2 बन गया। So you start like this, you start multiply 1 with 1, 2 with 7 and then place it at the first quantity। तो आपने गलत कंप्यूट किया, इसका मतलब है should be 1 by 1 is plus 2 plus 7 is 14, तो यहाँ 15 होना चाहिए। ठीक है, तो आप कंप्यूटेशन तो गलत कर रहे हो नसीम खान। हाँ, ये जरा पूरी क्लास को तुम टी ब्रेक कराओ, उसके बाद तुम जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में गलती क्यों की तुमने। ठीक है जी, ये सारे जरा जब क्लास खत्म होती है ना तो नसीम के साथ चले जाए, आपकी तवाज़ो करेगा थोड़ी सी। क्या एंट्री है जी, अगला क्या होगा, 28 प्लस 3 31। सलीम भी ज्वाइन करने वाला लगता है मुझे। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे सेकंड एंट्री, 31 आएगी। चलो फोर्थ एंट्री सलीम बताएगा, यहाँ 30 से, जल्दी से सलीम, जल्दी बताएं। 3 तक गिनूंगा अभी, यूल ज्वाइन नसीम। 47, ठीक है। अच्छा जी, अगली एंट्री की तरफ नजम बताएगा अब, सेकंड कॉलम की एंट्रीज। कॉलम सर 3 3 और 9। हाँ जी, इजी राइट, नो, ही जॉइंस नसीम। सही है, दिस इज 1 टाइम 1, स्पेसिफिकली 1 टाइम 3। देखें, ये चीज आपने यू ट्रेवल करनी है और उसको यू ट्रेवल करना। तो अभी 1 टाइम्स 3 इज 3, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 प्लस 3 इज, यहाँ 7 आना चाहिए। हाँ जी, अंसर साहब आज आपको ऐड नहीं करूंगा मैं, आपको ऐड अगली क्लास में करेंगे। दिस इज हाउ इट्स ट्रेवल्स, राइट।
ये पहले मैट्रिक्स में आप along दी रो ट्रेवल करते हैं और अगले मैट्रिक्स में along दी कॉलम ट्रेवल करते हैं। ये वाली एंट्री जो है ये फर्स्ट एंट्री इधर की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी और वो एक जगह पे लिखी जाएगी। फिर उसके बाद यू विल गेटिंग दी सेकंड रो को भी आप अगेन 3 फर्स्ट से 4 सेकंड से और सेकंड में आ जाएगी, ये सेकंड लोकेशन पे आ जाएगी 9 प्लस 8। तीसरे में ये वाली रो अगेन आप वन बाय रो लेते हैं। पहली रो ली आपने, उसको फर्स्ट कॉलम से ये एंट्री आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से इधर आ गई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से इधर आ गई। फिर आप इसको अगले पे लेके जाएंगे, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस जगह पे, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम इस जगह पे आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम इस जगह पे आ गया। सो इन दिस वे योर मल्टीप्लिकेशन इज कंप्लीट, राइट। तो आज का जो वो है जो ब्रेक है वो कंपोज्ड ऑफ नजम एंड रसीब। ओके जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन, लाइक एक जो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन इस तरह के प्रोसेस की, वो एक मार्कऑफ प्रोसेस, आपने नाम सुना होगा, मार्कऑफ चेन्स, मार्कऑफ प्रोसेस। इनफैक्ट सिस्टम जो है वो इस तरह से कुछ ट्रेवल करते हैं कि आपके पास एक स्टेट होती है एक सिस्टम की, आप उसको कहते हैं जी ये मेरी सिस्टम की ए स्टेट है, एंड से you move from state A to state B, then you move from state B to state C, right? So Markov process एक process, now this is a process, ये एक process चल रहा है, एक chain चल रही है, you are moving, your system is traveling from one point to another point. It could be called as Markov process if it is behaving like this, that your system to or your result to get to C depends only on the previous state. Like अगर मैंने C तक आना है और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से C तक आ रहा हूँ, से ये मेरा A1 था और ये A2 था, तो C would be equals to A2 times B, right, and B would be equivalent to A1 times A। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेट C तक आने के लिए मुझे स्टेट A की जरूरत नहीं है, कोई पुरानी स्टेटों की जरूरत नहीं है। इट इज दी ओनली द प्रीवियस स्टेट व्हिच विल बी वर्किंग or letting me move towards another new state. So if a system or a process behaves like this, that it changes its shape from the previous state to new state and only depends upon the previous state, तो उसको हम कहते हैं कि एक Markov process है, ये Markov chain है, ठीक है। It was developed by I'm sure by a mathematician जिसका नाम Markov something था। So based on that, it has been termed like this, and it has a very large application Markov process का। बल्कि आप ऐसा कीजिए कि जरा सर्च कीजिए कि Markov processes, Markov chain जो है, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं। इसको अपने एंड पे सर्च करें और डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास। सो जब आप कहते हैं कि मेरे पास एक शहर है, उस शहर में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक सिटी है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद जो है 1990 में उसकी एक स्टेट थी, 2000 में उसकी एक स्टेट है, फिर 2010 में उसकी एक स्टेट बनी। और वो किस बेस पे बनी, किसे यहाँ पे कमर्शियल नेचर के कुछ एरियाज थे, कुछ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया था, कुछ जो है वो आपका रेजिडेंशियल एरिया था। देयर वर 3 डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल इन 1990। वी कैन से ओके जी, बेसिकली वहाँ पे उस टाइम पे अगर मैं ओवरऑल एरिया को 100% में तोड़ दूँ तो से देयर वर 70% रेजिडेंशियल एरिया, देयर वाज मे बी 10% इंडस्ट्रियल एरिया, देयर वाज 20% कमर्शियल एरिया, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन सम ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फॉर एग्जांपल जो है ना वो फंडिंग आ गई, गवर्नमेंट ने कहीं से इन्वेस्टमेंट की, कुछ समथिंग लाइक दिस, तो उसने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीजें यहाँ पे अप्लाई की। A1 वाज बेसिकली मे बी द इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वट एवर दे हैड देयर माइंड, देयर 5 years प्लानिंग फंड एटसेट्रा, अलम गलम जो भी था, उसकी बेस पे this nature of Islamabad, it varied in 2000, where you may have seen के the commercial nature, अगर मैं again 100% पे एरिया को डिवाइड करूँ तो residences may have dropped to 60%, commercial area may have increased to 25%, and industrial may also have gone up by 5%. So ये नई एक representation बन गई। से एज्यूम करें इस 10 साल, अगले 10 साल में CPEC की वजह से या कोई और इस तरह का प्रोजेक्ट की वजह से फर्दर इस नेचर को चेंज किया गया,
Or now you may have seen कि okay जी residence has gone further down, maybe 50%. The commercial nature has gone to maybe 40%. Industry भी कम हो गई, it's just gone to 10%. Some changes have occurred. So ये एक transformation हो रही है from state to state. A city is transforming and we can represent all these things in form of matrices कि ये एक matrix है जो A1 है और A2 है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बीच में लग रही है, इधर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है और आउटपुट ये है. दिस इज द आउटपुट्स व्हिच यू आर गेटिंग, right? So now if my states in 2010 only depends upon the states are in 2000, then such a system or such a process would be called as Markov process. इस नए आउटपुट का कोई ताल्लुक सबसे पिछली से पिछली हो सकता है 1980 में भी कोई स्टेट हो सकता है 1970 में भी 1940 में भी कोई स्टेट थी, उन सब से इस स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं 2010 वाले का, बल्कि 2010 जो है वो प्योरली 2000 की स्टेट को देख के डिजाइन किया गया है. सो सच अ प्रोसेस ऑल्दो, लेकिन ये चीज तो चल रही है लॉन्ग टाइम से, और अगर ऐसी चीज होती है पिछले वाले से तो उस केस में उसको मार्कov प्रोसेस नहीं कहते, उसको हम कुछ और नाम देते हैं. तो मार्कov प्रोसेस अ प्रोसेस व्हिच इन फैक्ट जस्ट डील्स विद द प्रीवियस स्टेट्स. ठीक है, सो वी कैन डू अ न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल जस्ट टू गेट कंफर्मेशन और ग्रिप ऑन दिस. हम कहते हैं कि जी हमारे पास सपोज दैट इस्लामाबाद का जो एरिया है से यू के 600 स्क्वायर माइल्स अगर है, जो कि बिल्ट अप जिसे हम कहते हैं, जिसमें अभी वो बाकी जंगलात वगैरह चीजें शामिल नहीं है. आई से ओके जी माय स्टेट ऑफ से फॉर एग्जांपल आई टेक इट लाइक 2004 की जो स्टेट है, द कमर्शियल नेचर इज 25%, the industrial nature is for example 20%, and residential is 55%. ठीक हो गया. So now my question is, okay, find out the states in 2009 after 5 years, then 2014, and then 2019 after each 5 year, such that the matrix A, which is there for the transformation, is something like this: zero point 0.7, 0.1, and 0, 0.2, 0.9, 0.2, then we have 0.1, 0 और 0.8. सो हम कह सकते हैं कि जी दिस इज फ्रॉम कमर्शियल, दिस इज फ्रॉम इंडस्ट्रियल, दिस इज फ्रॉम रेजिडेंशियल, और जो राइट साइड है दिस इज टू कमर्शियल, टू इंडस्ट्रियल, टू रेजिडेंशियल. सो मेरी जो आउटपुट स्टेट y होगी इन 2009, आई नो y this matrix is 0.7, 0.1, 0, 0.2, 0.9 and 0.2, 0.1, 0 and 0.8. और जो मेरी स्टेट्स थी 2004 वाली x 2004, those were 0.25, 0.2 and 0.55, right? तो जो मैं अब नई स्टेट लूंगा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ and I convert back again, I can also move, मैं इनफैक्ट इसको पॉइंट्स की जगह परसेंटेज में ही शो कर देता हूँ ताकि दोबारा परसेंटेज ना निकालनी पड़े. 25, 20 and 55, right? So if I just do the multiplication, करें जी क्या जवाब आता है? This is my state in 2009.
हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? बस कैसे लगता है कि ये प्रॉब्लम 19.5, 34। ठीक हो क्या? अच्छा देखिए, इधर से क्या पता चल रहा है, इसे इनफैक्ट पता ये चल रहा है कि 5 साल में जिस तरह की आपने फंडिंग सिस्टम के अंदर फेड की है, उसमें आपने 70% देखें। अब अगर आप मैं इस तरह से चलूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट, वी आर गेटिंग सम वैल्यू ओवर हेयर विच इज दी कमर्शियल। ये कमर्शियल नेचर, क्योंकि टॉप पे मैंने कमर्शियल रखा हुआ था 25% था, और अब नई जो चीज़ है वो भी कमर्शियल ही की एवोल्यूशन है। 25% से 19.5% पे आ गई है। इस तरीके से आई है कि मैंने जो 70% था वो इसके अंदर प्लग इन किया है, और जो 10% है वो मैंने प्लग इन किया आपके जो सेकंड सेशन है इंडस्ट्रियल वाला। और इस तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेजिडेंशियल नहीं की है। दिस इज एज फार एज जो मैंने कन्वर्ट किया अपने कमर्शियल को, यानी मैंने क्या किया कि कमर्शियल में से मैंने 70% को रहने दिया, और उसमें से 10% जो है वो मैंने सेकंड सेक्टर को दे दिया जो कि इंडस्ट्रियल था। आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम माय कंसंट्रेशन फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। as on the other hand जो सेकंड वाला इंडस्ट्रियल है, इट हैज grown up. Earlier it was 20%, now it has gone to 34%. Why? Because हमने क्या किया कि हमने जो है वो, अगर ओवरऑल ब्रॉड सेंस में देखा जाए, तो अगेन कमर्शियल का कुछ पोर्शन दोबारा उसको दिया, और उसकी अपनी परसेंटेज भी हाई रखी है, कुछ उसमें से कमर्शियल नेचर भी ऐड की हुई ऑलरेडी। सो अल्टीमेटली ये 34% पे आ गया। और जो दूसरा सेक्टर अफेक्ट हुआ है वो अगेन रेजिडेंशियल हुआ है, कि वहां पे भी आपने मिनिमम वेटेज जो है वो या कहेंगे कम वेटेज जो है से 80% तक की वेटेज दी है आपने, बाकी कुछ आपने कंट्रीब्यूट कर दिया टुवर्ड्स दी कमर्शियल, कुछ कमर्शियल को दे दिया आपने। आपने उसमें से इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने कमर्शियल को दिया, तो अल्टीमेटली वहां पे भी इफेक्ट आ गया। सो नाउ द न्यू स्टेट्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन सम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने यहाँ डिफाइन की है, जिसमें बेसिकली आपकी प्लानिंग होगी, आपकी फंडिंग होगी, आपके डोनर्स होंगे, वट एवर दोज आर। सो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स आपके पास नया ratio of the city has arrived. Now I can go move forward. I can say, okay, now my new states in 2014 can also be found. And if it's a Markov process, in that scenario, my states which are in 2014, this would only be dependent upon the states in 2009. Now 2004 की स्टेट खत्म हो गई। अब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स आएगा, that is the transformation matrix, but my new entries are again the 19.5, 34.0 and 46.5 जो आपने अभी निकाले। Now the new states can be defined। क्या आती है, जरा निकालें वो। मार्कोव का पूरा नाम था जी एंद्रे एंद्रे आंद्रजेविच मार्कोव, रशियन मैथमेटिशियन, known for his work in probability theory. He lived between 1856 to 1922. So Andreyevich Markov.
हाँ जी यार, ओके 17 रेस्ट 43.8 39.15. Okay, if I ask you, okay जी, now go for the 2000 and ये आया है 2014 का नेट. अब I ask you जो कि go for 2019, 2019 में इस्लामाबाद की क्या स्टेट होगी? So again we can use A and we'll take these states now. And we can get these states. So if I write it down for you, those values would be 16.3, 50.6 and 33.02. 66, it is 3, 1. So यहाँ पे एक चीज और जो हम we can derive from here कि एक तो पहले Markov process की खासियत ये है कि it depends upon only the previous state, and we can do some mathematical simplifications as well. Like the first output was A times X. In second output, I could call it Z. Z was A times Y. And the third one could be U, that was A times Z. Am I right? My first output was Y as AX. X was my first state vector. My second vector was dependent upon Y, so I bring Y here. A times Y. My third one was I bring Z over here, so get the third vector. So Y to Z to U I'm moving. Okay? So I can do a simplification here. Y is equal to what? Can I write down it is A square X? What is Z? Visible नहीं है? Let me write down over here. Y is AX, right? Z is AY and AYY is AX, so it would be A square X. Then U is AZ. AZ is A square X, so it would be A cube X. यानी हर नई स्टेट जो आपके पास है, ये X थी, ये Z थी, ये U थी. So U is derived from, I can go from A as well if I take A square. Sorry, in this case it is A cube. और in fact X से आप Y पाएगा, ये Y है, ये X है. So Y से Z पे आने के लिए A square ट्रांसफॉर्मेशन A की हर जगह पे है, और X से Y पे आने के लिए A क्यूब के साथ आपको X के साथ आ सकते हैं, but you have to do this type of simplification. Matrices are being squared and cubed, right? So ये एक mathematical simplification can be attained with the Markov process. ठीक हो गया? अभी मेरे what happens is कि the sound is no working. Sorry? ये आपकी सारी जो थी ना वो इस तरफ आ गई. अच्छा, आप क्या कह रहे हो? क्वेश्चन रिपीट करोगे? क्या चीज? क्वेश्चन पे चला जाओगे? हाँ. इस पे इतना वो परेशान ना हो. इसके ऊपर हमारा अभी इस पर गौर नहीं है कि हमने इसको कैसे डिफाइन किया. देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन डिफाइंड ओवर हियर. इसका एम ये है कि ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अप्लाई की जा रही है आपके सेक्टर्स के ऊपर. इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मैं आपको रिपीट करूंगा, मैं इस पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है. Our focus is on the Markov process. Markov process is कि you change from state to state
बेस्ड ऑन ये। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ये कर सकता हूँ जी, मैं खत्म कर देता हूँ। मैं आप कहते थे कि 100 बनना हम तो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह डिफाइन कर देता हूँ। गो अहेड विद दिस, अगेन यू विल गेट सम वैल्यू। ठीक है, अभी हमारा फोकस पे है नहीं, ऑल्दो उसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट लॉजिक, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वी हैव सम मैट्रिक्स which is the system matrix, and we are trying to move from state 1 to state 2 to state 3 to state 4, right? So how can we move? It's a Markov process. This is the procedure. हमने यहाँ से इधर आना है तो हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होंगे, हमने इधर से इधर जाना है तो हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होंगे, हमने इधर से जाना है तो हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक हो गया। और अगर यहाँ से डायरेक्ट इधर जाएंगे तो हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्यूब करना पड़ेगा या अकॉर्डिंगली उसको स्केल अप करना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। ये वाली यही बताया मैंने ना। अभी ठीक है, अभी सही है। दिस इज ए स्क्वायर। अच्छा चले, ये मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ एज एन असाइनमेंट। और एक चीज आपने पढ़ के आनी है अगली क्लास में, ताकि हम उसको फिर ज्यादा टाइम उस पर ना लगाएं। दैट इज अबाउट द गॉसियन एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन प्रोसीजर जो है। दिस इज चैप्टर 7 ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और ये शुरू में जो मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व हुए हुए हैं किताब के अंदर। तो do it as your homework in your own time. Try to solve some questions from here. Try to solve the question from Gauss elimination as well. Gauss-Jordan elimination. And if you have still some issue तो हम discuss करेंगे, otherwise we'll move towards the forward methods जिसमें हम rank के ऊपर और जो आपके eigen vectors हैं उन पे चले जाएंगे। Maybe solutions of linear systems of equations को थोड़ा सा देख लेंगे। but I'll check from you if you have some knowledge of those things, तो मैं उसको भी ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा। आपने जो चीज़ें देख कर आनी है वो आपने देख के जो आनी है वो नोट कर लीजिए। एक है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, एक है सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, और क्रैमर्स रूल क्या होते हैं, क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस को, इसको पढ़ के आए, देख के आए। इसी चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हुई भी हैं। और if you already knew those things, then we move on to the chapter 8। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 फिर करेंगे। चैप्टर 8 इज अबाउट द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कॉन्सेप्ट, ये क्या होते हैं, कैसे इनको रिजॉल्व करते हैं, दोज वुड बी दी फोकस। ठीक है, बट आपने दो चीज़ें खुद करनी है, वो अगर आपको उसमें कोई इशू हुआ तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे। मैंने कहा है कि इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ के आए, पूरे चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें अब जो टॉपिक्स रह गए हैं वो ये है गॉस जॉर्डन, solution of linear systems of equation, Cramer's rule. These are the things. थर्टीएथ को क्लास एंड हो जाएगी वो। इफ आई हैव दिस कैलेंडर हियर, सो हमारा 31st बिल्कुल लास्ट वीक होगा, तो वी हैव 2 more क्लासेस। हाँ नहीं, हमारी 30th जो है इज फॉर द अंडर ग्रेजुएट। आपकी तो क्लासें होती वीकेंड पे ना। हाँ, तो हमारे 2 वीक्स हैं इंशाल्लाह, वी हैव 2 वीक्स। बिल्कुल दीदी, आप अपने क्वेश्चंस नोट करके ले आना ना। Whatever queries you have, you can write down and bring them in the last class. We'll discuss those. ठीक है, अगर वो से ज़्यादा ना हुई तो फिर हम आगे चले जाएंगे। लास्ट लेक्चर की बात करो, नोट डाउन करके ले आए ना। तो अगर आप समझते हैं कि जी हमारा टाइम लग गया उसमें ज़्यादा, तो फिर हम आगे नहीं चलेंगे। वैसे लास्ट लेक्चर क्योंकि हमारा तो मेरा तो ऑनलाइन सिस्टम इस तरह से कि फ़ौरन अपलोड हो जाते हैं, तो डिस्टेंस लर्नर्स भी फ़ौरन उनको लेक्चर मिल जाता है, तो विल इंक्लूड द लास्ट लेक्चर इन द एग्जाम।
ठीक है, तो बाकी तो सेक्शंस में ये इशू है कि वो अपना रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको भेजने में टाइम लगता है ना, तो उनका लास्ट लेक्चर शामिल नहीं होता। नहीं, वो तो करेंगे इंशाल्लाह, जो आप जिस तरह आप कहेंगे ना वैसे ही करेंगे। सॉरी, मिड से पहले वाला कोर्स आएगा, लेकिन ज्यादा कंटेंट आगे से होगा, वो भी इंक्लूडेड है क्योंकि वो बेसिकली कॉन्टिन्यूशन में चीजें चल रही है ना, तो वो आप बिल्कुल 100% उसको निकाल नहीं सकते। तो इट हैज टू बी पार्ट ऑफ कोर्स, बट होपफुली द एग्जाम वुड बी फ्रॉम द पोर्शन जो हमने बाद में कवर किया, ज्यादा चीजें उसके अंदर से ही होगी। ठीक है, और बाकी है कि अगले सेमेस्टर के कोर्सेज भी जो है वो हो गए फाइनलाइज्ड, अनाउंस भी हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएंगे, लेकिन वैसे अवेलेबल हैं पीजी कोड के साथ। अगर आप उनमें से कोई अपनी पसंद से कोर्स रजिस्टर करना चाहो तो अभी से रजिस्टर कर सकते हो, ताकि कुछ उसमें कोर्सेज की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो जाए। लाइक एक कोर्स जो चेंज हुआ है लास्ट टाइम, जो मैंने शायद बताया था आपको, वो ये कि सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी जगह डाटा नेटवर्क्स का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एडवांस डाटा नेटवर्क्स कर रहे हैं। ठीक है, वो ज़रा ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, बजाय कि सिग्नल प्रोसेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा एक फोकस्ड कोर्स है, ऑफर भी हो चुका है। डाटा नेटवर्क्स मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो डाटा नेटवर्क्स का कोर्स है, और दूसरा जो एक पावर साइड के कोर्सेज में चले गए हैं, जो पावर हंगरी लॉट थी वो चली गई है। तो पावर साइड में जो कोर्सेज हैं वो एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ऑफर हो रहा है, और एक पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का कोर्स ऑफर होगा, अगर डॉक्टर जाहिद एग्री करेंगे। डॉक्टर जाहिद से आप इन टच हो जाएं, अगर वो राजी होते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का कोर्स रन करने में, तो वो कोर्स भी रन होगा। डाटा नेटवर्क्स जो है वो टेलीकॉम नेटवर्क्स का कोर कोर्स है, बिल्कुल। हाँ, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि उस तरह की चीज़ें भी हैं बीच में कोर्स, क्योंकि नेटवर्क में आपने जो चीज़ें मुख्तलिफ फिनोमेना हो सकते हैं, लेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को उस तरह, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी अलग ऑफर होती है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स ही है बिल्कुल, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की चीज़ें ही है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग प्योरली जो हार्डवेयर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो नहीं है। मतलब आप हार्डवेयर पे काम ऐसा नहीं होगा, उसको चीज़ें पढ़ेंगे ज़रूर, बट वुड बी मोर ऑन दी सॉफ्टवेयर लेवल। आपका कौन सा डिग्री प्रोग्राम है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे हैवी ऑफर होते हैं प्रोग्राम हर सेमेस्टर में, ऑल द स्टूडेंट्स कम है, लेकिन ऑफर सबसे ज़्यादा उसी के होते हैं, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा है। तो हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रिकल साइड के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, उसमें एक ऑफर हो रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का कोर्स ऑफर हो रहा है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन मैंने कहा कि डिपेंड करेगा कि ये अगर डॉक्टर जाहिद एग्री कर गए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ऑफर होगा, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स ऑफर होगा। ठीक है, डॉक्टर यासिर वो पढ़ा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन। और इसके अलावा एडवांस डाटा नेटवर्क्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लोग ले सकते हैं, उनका इलेक्टिव में फॉल करता है। मेरे ख्याल में ये काफ़ी कोर्सेज हैं, यही है सारे कोर। इसमें इफ आई गो, मेरे ख्याल 2 कोर कोर्सेज है। लेट मी चेक, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कोर कौन से इनमें से। लेट मी ओपन दी कोर कोर्सेज। सॉरी, टीएन, मैं समझा नहीं, टीएन में क्या चीज? हाँ, क्यों नहीं किया टीएन वाले सालों? टेलीकॉम, एमएस टेलीकॉम नहीं ऑफर किया? आई डोंट नो, मैं देख लेता हूँ। मैं आपको जो अभी कोर्सेज की लिस्ट है ना वो एक दफा शो कर देता हूँ इधर, जो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। लेकिन हमने कोर्स ऑफर किए हैं, वो मेरे ख्याल में हो सकता है किसी एक आध ऐड में शायद शायद इस तरह का नजर आ रहा हो। ओके, सो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे अगर हम पहले चले जाएं फॉर एग्जांपल, तो
जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनमें ये वाला जो कोर्स है ये ऑफर नहीं हो रहा, सीधा डाटा नेटवर्क्स का कोर्स ऑफर हो रहा है, राइट। सो जो कोर कोर्स बनता है आपका वो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है जो इस दफा ऑफर हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कोर ऑफर किए हैं लास्ट टाइम भी। 3 कोर करने होते हैं, चला गया रिजॉन इधर ही है। 3 कोर करने होते हैं तो उसमें से हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी इस दफा रखा है। रीजन भी क्योंकि इस दफा काफी सारे लोग जो हैं वो अपने 7-7 8-8 कोर्सेज पे पहुंच चुके हैं, तो उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो रिसर्च फेज में जाना चाहें तो उनके लिए हमने ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला कोर्स जो है ये कोर रखा हुआ है। डाटा नेटवर्क्स जो है वो कोर नहीं है आपका, वो आपका इलेक्टिव हो जाएगा, तो इलेक्टिव ज्यादा है, इलेक्टिव की ऑप्शन इस दफा आपके पास ज्यादा होगी। वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन एंड डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ये सारे इलेक्टिव कोर्सेज हैं। और अगर मैं चला जाऊं टुवर्ड्स दी एमएसटीएन, तो एमएसटीएन में यही सारे कोर्सेज एमएसटीएन के भी होते हैं, लेकिन आपके कोर कोर्सेज ज्यादा है। लाइक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो है वो आपका कोर कोर्स है, तो और डाटा नेटवर्क्स भी आपका कोर कोर्स है, तो आपके 3 कोर ऑफर हो रहे हैं इस दफा। उसकी वजह ये है कि टेलीकॉम के कोर ज्यादा होते हैं, 5 कोर होते हैं, तो इसलिए कोर ज्यादा उनके लिए ऑफर। टाइम टेबल आप ये समझिए कि टीचर्स अगर फाइनल ईयर टीचर्स की इस सेमेस्टर में क्लासेस ऑलमोस्ट वही होनी चाहिए। सर आपके बीच 2 आ रहे हैं, मेरी क्लासेस दोनों सैटरडे को ही होंगी होपफुली। साजिद साहब की सैटरडे और संडे मॉर्निंग में हो सकती है, वो अभी टाइम टेबल फाइनल नहीं हुआ, वो हो जाएगा, इट मे चेंज अ बिट। जो रिसर्च फेज में जाना चाह रहे हैं जिनके मिनिमम 6 कोर्सेज हो चुके हों, ताकि उनको कुछ आइडिया हो काम करने का, क्योंकि इसमें हम प्राइमरीली फोकस करते हैं टुवर्ड दी प्रपोजल डेवलपमेंट और कुछ इनिशियल रिजल्ट्स ऑफ योर थीसिस, तो इसको इस वजह से ये इस तरह का कोर्स होता है। सो ओके जी।